Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, my name is Fazli Rahim and you are watching Fazal Academy. तो पहले देखते हैं कि हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या कुछ पढ़ा था। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसके अलावा फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम और मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक देखी थी हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम की और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की। तो अगर इसमें से कोई भी चीज आपने मिस की हो तो उसके लिए प्रीवियस वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में हम पहले इसको डिफाइन करेंगे, इसके अलावा हम केसी की डेरिवेशन करेंगे और किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन। Goldberg and Wage in 1869 put forward this law. तो गुलबर्ग और वेज ने 1869 में लॉ पेश किया था। डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास and the rate of a reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substance. तो इस डेफिनेशन में वो बता क्या रहा है कि किसी भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास के, यानी जितना एक्टिव मास ज्यादा होगा उतना ही रिएक्शन तेज होगा। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस, और जो रेट होगा रिएक्शन की कितनी स्पीड से मूव करेगा वो डिपेंड करता है जितने भी एक्टिव मास जो होंगे रिएक्टिव, यानी जितने भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होंगे उन सब के मैसेस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारा रेट उस तमाम रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पे देखा जाए तो एक्टिव मास क्या चीज है। Active mass is considered as the molar concentration having units of mole per dm cube expressed as square bracket. तो एक्टिव मास जो है हमारे पास हमारे रिएक्टेंट की या मॉलिक्यूल की मोलर कंसेंट्रेशन है, यानी हम जब भी कोई मॉलिक्यूल मोल पर डीएम क्यूब में लेंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये इसका एक्टिव मास है, और हम मोल पर डीएम क्यूब लिखने की बजाय हम सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट उस मॉलिक्यूल के अराउंड पुट कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये मॉलिक्यूल है और इसकी कंसंट्रेशन हमने मोल पर डीएम क्यूब में ली हुई है, और वही कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट या मॉलिक्यूल की होगी वो एक्टिव मास कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द टाइप, यहां हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं। A plus B give us C plus D, and अगर हम इसी का रिवर्स देखें तो C plus D give us A and B। तो यहाँ पे A और B रिएक्टेंट हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा C plus D। इसी तरह अगर हम रिवर्स रिएक्शन में देखें तो हमारे पास C और D जो है वो रिएक्टेंट हैं, जबकि हमारे पास A और B जो है वो प्रोडक्ट बनेगा रिवर्स रिएक्शन के केस में। अब अगर हम A, B, C और D जो हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रिएक्टेंट हैं, तो उनके अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हमें उसका एक्टिव मास देगा या हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन होगी। सपोज हम स्क्वायर ब्रैकेट में A, B, C एंड D लिखते हैं तो ये आर द मोलर कंसेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब ऑफ A, B, C एंड D रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में A जो है ये असल में मोलर कंसेंट्रेशन शो कर रहा है हमारे पास A की, इसी तरह B, C, D जो है वो B, C और D की शो कर रहे हैं। According to law of mass action, the rate of forward reaction directly proportional to molar concentration of A and molar concentration of B। तो जिस तरह हमने डेफिनेशन में देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट, तो अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन को सिर्फ देखें
तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है, ए जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी। तो जब हम ए और बी दोनों की मोलर कंसेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वही प्रोडक्ट हमें बताएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो अब हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली के साइन की जगह हम पुट कर देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट जो कि हमारे पास है के एफ और इक्वल का साइन। तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू के एफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी। इसी तरह अगर हम देखें रिवर्स रिएक्शन को तो हमारे पास सेम सिचुएशन है। रिवर्स रिएक्शन में चूंकि हमारे पास सी और डी जो है वो हमारे पास क्या थे, एज अ रिएक्टेंट वर्क कर रहे थे, तो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड करेगा मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी के प्रोडक्ट पे। इसी तरह हम डायरेक्टली के साइन की जगह क्या लगा देंगे, इक्वल, और के आर रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट के आर है। Where Kf and K are the proportionality constant called specific rate constants of the forward and reverse reaction respectively। तो Kf और Kr हमारे पास असल में proportionality constant है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के लिए। At equilibrium state, the rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction। ये चीज हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि equilibrium पे हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो जब हम देखते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, यानी हमारे पास फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और रिवर्स रेट रिएक्शन इक्वल हो गया है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि हमारे पास था के एफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो कि हमारे पास है के आर मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ डी। तो यहां पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के एफ डिवाइडेड बाय के आर, और इसी तरह जो हमारे पास ए और बी मोलर कंसेंट्रेशन होगी ये मूव कर जाएगी दूसरी साइड पे सी और डी के नीचे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी के एफ डिवाइडेड बाय के आर इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी डिवाइड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू डी। यहां पे हमारे पास के एफ डिवाइड बाय के आर चूंकि दोनों कांस्टेंट हैं तो ये एक न्यू कांस्टेंट के इक्वल होते हैं जिसे हम कहते हैं के सी। तो हमारे पास के एफ डिवाइड बाय के आर इज इक्वल टू के सी हो गया। तो अगर हम के एफ डिवाइड बाय के आर की जगह के सी लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी के सी इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी डिवाइड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी। के सी क्या है, के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसको हम इस फॉर्मूले के तहत रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास के सी असल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास थी डेरिवेशन हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ जनरल रिएक्शन। अब यही जो डेरिवेशन है के सी की ये हम किसी एक जनरल रिएक्शन के लिए देखेंगे। तो हम एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी विल गिव अस सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी। तो हमारे पास ए और बी जो है वो मिलके सी और डी बना रहे हैं और उनके डिफरेंट मोल है, यानी ए के ए मोल है, बी के बी, और हमारे पास सी और डी के सी और डी मोल बनेंगे रिस्पेक्टिवली। This reaction consists of two reactions. Again,
रिवर्सिबल रिएक्शन है तो दो रिएक्शन होंगे। एक हमारे पास होगा फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें ए बी मिलके हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इसी तरह हमारे पास दूसरा रिएक्शन होगा जो रिवर्स रिएक्शन कहलाएगा, जिसमें हमारे पास सी और डी जो है वो हमारे पास ए और बी बनाएंगे। तो एक हमारे पास हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा हमारे पास हो गया रिवर्स रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यानी लॉ ऑफ मास एक्शन, the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of reactants। तो अब ये सेम बात है जो हमने पहले डेफिनेशन में देखी थी, सिर्फ इन्होंने एक्टिव मास की जगह अब पूरा यूज कर लिया है। जो एक्टिव मास की डेफिनेशन थी वही लिख दिया है कि एक्टिव मास हमारे पास असल में मोलर कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, तो यहाँ पे उन्होंने एक्टिव मास की जगह लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे एक नंबर ऑफ मोल्स की बात की है कि रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन रिएक्टेंट के मोल्स भी हम इसमें देखेंगे कि जितना रिएक्टेंट होगा उसके मोल उसकी पावर में आएंगे। तो द नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो ए की पावर बन जाएगी हमारे पास। इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जरूरी है कि पहले हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें, उसके बाद हम उसका जो है केसी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो इक्वेशन है या केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस फॉर्म में नहीं होगा तो हम केसी नहीं फाइंड कर सकते, या जो हमारे पास केसी की वैल्यू आएगी तो वो ठीक नहीं होगी। अगेन रिएक्शन ए प्लस बी गिव अस सी प्लस डी। तो पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। A and B are the reactant where A and B are यानी small a and small b are the number of moles। तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन वो इक्वल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A पावर टू द A मोल्स। यानी हमने जो अभी डेफिनेशन में बात की थी कि जितना हमारे पास रिएक्टेंट होगा उसके जो मोल होंगे वो उसकी पावर में लिखे जाएंगे। तो A हमारे पास रिएक्टेंट है और स्मॉल a उसके मोल्स हैं तो वो उसकी पावर में आ जाएंगे। इसी तरह B पावर B, तो हमारे पास अगेन जब हम RF लिखेंगे यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो वो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी की जगह आ जाएगा इक्वल और KF। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी where KF is the rate constant for forward reaction। ये पहले भी बता चुका हूं। इसी तरह हम अब देखेंगे कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास सी और डी जो थे वो एज अ रिएक्टेंट वर्क कर रहे थे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वो बनेगी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर स्मॉल सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर स्मॉल डी। तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल और के आर आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे के आर अगेन जो है वो रेट कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का। वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ बोथ रिएक्शंस आर इक्वल। बार बार ये बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे, यानी फॉरवर्ड विल बी इक्वल टू रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं आर एफ इज इक्वल टू आर आर, और आर एफ की जगह जब हम आर एफ की वैल्यू डालेंगे जो कि हमारे पास है KF मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, और इसी तरह RR की जगह हम उसकी वैल्यू डालेंगे KR मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू D। तो हमारे पास जो है ये हमने वैल्यूज पुट कर दी KF और KR की जगह। अब हम जो कांस्टेंट है वो एक तरफ लेके जाएंगे, किस तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के तहत। तो हमारे पास बन जाएगा KF डिवाइड बाय KR इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू D डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू B। तो अगेन KF डिवाइड बाय KR हमारे पास कांस्टेंट है जिसे हम रिप्लेस कर देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC से। तो हमारे पास एक जनरल रिएक्शन के लिए KC का ये फॉर्मूला बन जाता है, और हम अब किसी भी रिएक्शन के लिए अगर KC फाइंड करेंगे तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को देखें तो हमारे पास C और D किसी भी
रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, जबकि ए और बी हमारे पास किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट है, जबकि इसके ऊपर इनकी पावर इनके मोल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। Where Kc is called equilibrium constant, this expression is for chemical equilibrium constant. All the reversible reaction can be expressed in this form. तो कोई भी chemical reaction हम इस form में represent करते हैं। Example, अब हम यहाँ example देख लेते हैं और उसके लिए हम Kc की value निकाल लेते हैं। When nitrogen react with oxygen to form nitrogen monoxide, the reversible reaction is as follows. तो N2 plus O2 give us 2 moles of NO. तो हमारे पास एक N2 का मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, जबकि हमारे पास 2 मोल्स NO के बन रहे हैं। तो अगेन हम फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू RF इज इक्वल टू KF। अब यहाँ पे हमारे पास N2 और O2 रिएक्टेंट है। इसी तरह जब हम RR के लिए लिखेंगे यानी रिवर्स रिएक्शन के लिए, तो वहां पे हमारे पास NO की पावर 2 जो है वो हमारे पास NO की पावर होगी, चूंकि ये NO के नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम Kc लिखेंगे तो वो हमारे पास होगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो NO की पावर 2 है, जो कि ये NO के मोल्स थे जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व थे। इसके बाद आप लोगों के लिए सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है। ये जो हमने लेक्चर पढ़ा इसमें हमने डिफाइन किया था लॉ ऑफ मास एक्शन, तो आपको क्लियर हो गया होगा लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके अलावा हाउ इज द एक्टिव मास रिप्रेजेंट, के एक्टिव मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी मैं डिफाइन कर चुका हूँ, रिप्रेजेंटेशन भी बता चुका हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, Kc हमने उसकी वैल्यू भी फाइंड की, इक्वेशन निकाली कि किस तरह फाइंड करते हैं। यहाँ पे कुछ जनरल रिएक्शन दिए गए हैं जिनके लिए हम Kc की वैल्यू लिखेंगे, जो है आप लोग इजीली लिख सकते हैं अभी। और उसके बाद हमारे पास ओरिजिनल रिएक्शन है जिनके लिए आप जो है वो Kc की वैल्यू इजीली लिख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। Thanks for watching. Please like, subscribe and don't forget to press the bell icon. अगर कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं हुई इस टॉपिक में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो यूनिट होते हैं वो किस तरह से डिराइव होते हैं, तो हम Kc का यूनिट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।